हर कुछ जनरेशन्स में दुनिया का बैलेंस हिलता है। पावर नए हाथों में चली जाती है, इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती है, कल्चर कभी चमकता है तो कभी अंधेरे में खो जाता है। जैसे ही हम 2050 की तरफ बढ़ते हैं, एक सवाल सबके जहन में घूम रहा है। इस दुनिया पर अगला राज किसका चलेगा और इसका असर हम सब पर क्या पड़ेगा? आने वाले समय के सुपर पावर्स सिर्फ मिलिट्री पावर वाले देश नहीं होंगे। वो होंगे जो अपनी पॉपुलेशन ट्रेंड्स को समझेंगे, टेक्नोलॉजी को गले लगाएंगे और नए मौके बनाएंगे। इस एडिशन में हम उन 7 देशों को देख रहे हैं, कुछ जो पहले से मशहूर हैं और कुछ जो आपके लिए सरप्राइज कर सकते हैं, जो कल की दुनिया को शेप देने वाले हैं। तो चलिए एक सफ़र करते हैं फ्यूचर की तरफ। इंडिया अब सिर्फ एक इमर्जिंग देश नहीं रहा, ये अब अगला महाशक्ति बनने की दौड़ में है। दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन और सिर्फ 28 का मीडियन एज। इंडिया के पास है एक ऐसी जनरेशन जो भरी हुई है टैलेंट, क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी से। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इंडिया आगे बढ़ रहा है, अब सिर्फ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स, 5G और सैटेलाइट इंटरनेट के एक्सपेंशन के साथ एजुकेशन और कॉमर्स तक एक्सेस हर कोने तक पहुंच रहा है। कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो बॉलीवुड, इंडियन फूड और दुनिया भर में फैला हुआ इंडियन डायस्पोरा सब मिलकर इंडिया को एक सॉफ्ट पावर बना रहे हैं। लेकिन असली कहानी तो इकोनॉमी की है। इंडिया 2030s की शुरुआत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और अभी से मल्टीनेशनल कंपनीज इसे चाइना का ऑल्टरनेटिव मानकर यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। फैमिलीज के लिए एक पर्सपेक्टिव, एक राइजिंग इंडिया फ्यूचर में ग्लोबल एजुकेशन, रिमोट वर्क हब्स और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट का एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। और एक ज़बरदस्त इंसाइट, 2050 तक इंडिया अकेला 40% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा हो सकता है, जो पूरे यूरोपियन यूनियन से भी ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ जब इंडिया दौड़ रहा है तब चाइना सोच समझकर हर चाल चल रहा है। पॉपुलेशन ज़रूर एजिंग हो रही है, लेकिन एम्बिशंस और भी रिफाइंड और ग्लोबल बनते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट होने के बजाय चाइना अब AI, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक और ग्लोबल फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में लीड ले रहा है। अफ्रीका के पोर्ट्स से लेकर साउथ ईस्ट एशिया के रेल नेटवर्क तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव धीरे धीरे लेकिन ज़बरदस्ती चाइना का इन्फ्लुएंस फैला रहा है और अपने घर के अंदर ऑटोमेशन और डिजिटल सर्विसेज पर फोकस एक और ज़्यादा रिजिलियंट इकोनॉमी की तरफ ले जा रहा है। हाँ, चैलेंजेस अभी भी हैं, डेट, पॉपुलेशन डिक्लाइन और वेस्ट के साथ पॉलिटिकल टेंशन्स। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, चाइना पीछे नहीं हट रहा, वो बस पावर के नए तरीके ढूंढ रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सपेक्टिव, चाइनीज़ टेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिजिटल करेंसी लीडरशिप जैसे सेक्टर्स पर नज़र रखो, खासकर अगर आप ग्लोबली डाइवर्सिफाई कर रहे हो रिटायरमेंट पोर्टफोलियोज़ के लिए। और एक माइंड ब्लोइंग स्टेट, सिर्फ चाइना का AI सेक्टर ही 2030 तक दुनिया की इकोनॉमी में $7 ट्रिलियन से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो आज के जर्मनी की पूरी इकोनॉमी से भी बड़ा होगा। दूसरी तरफ जब दुनिया अमेरिका की प्रॉब्लम्स की हेडलाइंस से भरी होती है, तब भी एक बात लोग भूल जाते हैं कि US अभी भी दुनिया को लीड करने के लिए यूनिकली पोजिशन्ड है। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत है अडेप्ट करने की एबिलिटी, नए आइडियाज़ लाना और ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करना। जब बाकी डेवलप्ड देशों की पॉपुलेशन गिर रही है, अमेरिका की पॉपुलेशन अभी भी ग्रो कर रही है, थैंक्स टू इमिग्रेशन और कुछ रीजन्स में स्ट्रॉन्ग बर्थ रेट्स। टेक्नोलॉजी के मैदान में तो US का जवाब ही नहीं। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में दुनिया का लीडर, टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ का होम और AI, बायोटेक, एरोस्पेस और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में आज भी सबसे आगे। सिलिकॉन वैली से लेकर ऑस्टिन और बॉस्टन तक इनोवेशन का इकोसिस्टम अभी भी फुल पावर में है। और सबसे ज़रूरी बात, अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस सिर्फ टेक तक लिमिटेड नहीं है। उसके कल्चरल एक्सपोर्ट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और पावरफुल ग्लोबल अलायंसेस उसे एक अलग ही स्टैचर देते हैं। लेगेसी फोकस्ड फैमिलीज़ के लिए एक पर्सपेक्टिव, US आगे भी हायर एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च और कटिंग एज इनोवेशन का ग्लोबल हब बना रहेगा, उन लोगों के लिए जो अगले जनरेशन के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। और एक शॉकिंग फिगर, ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 50% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। यही पैसा बनाता है वो स्टार्टअप्स जो फ्यूचर के काम
हेल्थ और मोबिलिटी को रीडिफाइन कर रहे हैं। आज शायद नाइजीरिया सबके रेडार पर नहीं है, लेकिन होना चाहिए। 2050 तक इस देश की पॉपुलेशन 375 मिलियन से ज़्यादा होने वाली है, जो उसे दुनिया का थर्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन बना देगी। इसका मतलब है एक ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, एनर्जेटिक यंग वर्कफोर्स और स्टेडिली बढ़ता हुआ ग्लोबल इम्पैक्ट। नाइजीरिया का फिनटेक सीन ऑलरेडी अफ्रीका में धमाका कर रहा है और उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नॉलीवुड वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है। रिसोर्सेज की बात करें तो ऑयल है, मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है और अब एक नया डिजिटल इकोनॉमी भी ग्रो कर रहा है। हाँ, पॉलिटिकल इश्यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स अभी भी हैं, लेकिन अगर रिफॉर्म्स धीरे धीरे चलते रहें तो नाइजीरिया एक ग्लोबल ग्रोथ इंजन बन सकता है। बोल्ड थिंकर्स के लिए एक पर्सपेक्टिव। जो लोग हाई ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए नाइजीरिया एजुकेशन, टेक और रियल एस्टेट डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, नाइजीरिया दुनिया का हाईएस्ट ट्विन बर्थ रेट रखता है। एक छोटी सी बात, लेकिन सिंबल है उसकी डेमोग्राफिक एनर्जी का। दूसरी तरफ ज़्यादा स्पॉटलाइट में नहीं रहता, लेकिन इंडोनेशिया क्वाइटली एक रीजनल सुपर पावर बन रहा है। स्टेबल गवर्नमेंट, यंग पॉपुलेशन और रिच नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ये साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जकार्ता डूब रहा है, पर इंडोनेशिया ऑलरेडी एक नए कैपिटल नुसंतारा की पर काम कर रहा है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पर्सपेक्टिव, रिटायरीज और रिमोट वर्कर्स के लिए ये एक पैराडाइज बन सकता है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग और सीनिक ब्यूटी के साथ। फोरकास्ट, 2045 तक इंडोनेशिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, जापान और जर्मनी से भी आगे। ब्राज़ील को हमेशा फ्यूचर का कंट्री कहा गया है और अब लगता है फ्यूचर आ रहा है। इसके पास है क्लीन वाटर, फार्मलैंड और रेयर मिनरल्स। क्लाइमेट एरा में ये सब गोल्ड के बराबर है। रिन्यूएबल एनर्जी में ऑलरेडी टॉप कंट्रीज में है और डिजिटल रिफॉर्म्स ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स का अटेंशन खींच लिया है। पर्सपेक्टिव, फूड सिक्योरिटी और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में ब्राज़ील ग्लोबल लीडर बन सकता है। फैक्ट, दुनिया के 25% सोयाबीन्स सिर्फ ब्राज़ील से आते हैं। एक ह्यूज एग्रीकल्चरल पावर का मतलब सिर्फ साइज नहीं होता। कुछ छोटी कंट्रीज क्वाइटली वर्ल्ड स्टेज पे बड़ा खेल खेल रही हैं। टर्की यूरेशिया का ब्रिज बन रहा है, डिफेंस और एनर्जी कॉरिडोर पे फोकस के साथ। वियतनाम यंग वर्कफोर्स और फास्ट डिजिटल ग्रोथ के साथ FDI मैग्नेट बन गया है। UAE पोस्ट ऑयल एरा का फ्यूचरिस्टिक हब बन चुका है, AI, हेल्थ टेक और स्पेस एम्बिशंस के साथ। पर्सपेक्टिव, इन एजाइल पावर्स में हैं यूनिक इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के गोल्डन चांसेस। फैक्ट, वियतनाम का GDP पर कैपिटा 1990 के बाद 10x ग्रो हुआ है। लाइटनिंग स्पीड डेवलपमेंट, 250 के सुपर पावर्स टैंक्स या ट्रीटीज से नहीं, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और डेमोग्राफिक्स से बनेंगे। जो लोग अपना या अगले जनरेशन का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कौन उठाने वाला है दुनिया का अगला बोझ और कैसे।